हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक दैट इज़ द इम्पिडेंस मैट्रिक्स। और हिंदी में इसको प्रतिबाधा मैट्रिक्स कहा जाता है। प्रतिबाधा का मतलब आपको हमने बता दिया था, ठीक है। जो इम्पिडेंस मैट्रिक्स है ये हमारे आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे पैरामीटर है जेड, एच और वाई, और भी कई सारे टॉपिक हैं, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, प्रतिबाधा मैट्रिक्स की हेल्प से एक रूल होता है, क्रैमर रूल, जिससे हम करंट का पता लगाते हैं, वो भी हम देखेंगे। इसका मतलब करंट निकालने का जो अगला तरीका है वो प्रतिबाधा मैट्रिक्स की हेल्प से ही है, क्रैमर रूल लगा के निकालेंगे। दूसरा, एक बात और हमें करनी है, जो लेक्चर हमारे आ गए हैं उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहे होंगे, और यदि नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का चैट बॉक्स भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप अपने कमेंट्स को, आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। हाँ, नोटबुक के साथ काम कीजिएगा, ठीक है। नोटबुक बना लीजिए, प्रॉपर नोट्स लिखवा रहे हैं, हर चीज़ बोर्ड पे लिख रहे हैं। यहाँ हम लापरवाही नहीं कर रहे, तो हम नहीं चाहते कि आप भी लापरवाही करें, ठीक है। चलिए, कोर्स बहुत बड़ा है बेटा जी, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। आ जाओ, इम्पिडेंस मैट्रिक्स। तो इम्पिडेंस मैट्रिक्स में हम करने क्या वाले हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले एक मोटा मोटा आपको आइडिया बता दें। तो ये हमने एक नेटवर्क तैयार किया है। नेटवर्क में स्पेशल कुछ डिज़ाइन तैयार की है, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 की। ये डिज़ाइन बस इसलिए है क्योंकि ये प्रतिबाधाएँ हैं, और हमने प्रतिबाधा को आपको समझाया था कि यदि रजिस्टेंस के संग या तो L जुड़ा हो या C जुड़ा हो, या L और C दोनों जुड़े हों, तो इसका मतलब ये समझिए कि इस डिब्बे में L, C के साथ R जुड़ा हुआ है, या यहाँ आप रजिस्टेंस भी काम में लेते हैं, तो आंसर वही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे कि हमारे इस नेटवर्क में हमको 3 लूप दिखाई दे रहे हैं, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2 और लूप नंबर 3। इन तीनों लूपों के लिए हम KVL लगाकर, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाकर इक्वेशंस निकालेंगे, और इक्वेशंस की हेल्प से I1, I2, I3 के अकॉर्डिंग एक प्रतिबाधा मैट्रिक्स तैयार करेंगे, और फिर क्रैमर रूल लगा के करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए, हम पहले लूप की बात करते हैं। तो यदि यहाँ से करंट हमारी I1 जा रही है, और करंट यहाँ से I1 है, तो यहाँ भी I1 होगी। यदि इसमें I2 निकल गई, तो बताओ यहाँ कितनी बचेगी, I1 माइनस I2। चलिए बात करते हैं, यदि इसमें I2 है, इसमें I3 चली गई, तो बताइए यहाँ कितनी होगी, I2 माइनस I3, ठीक है। तो KVL क्या कहता है कि एक लूप में, क्लोज लूप में आप एक ही डायरेक्शन में चलते जाओ, तो आपको टोटल वोल्टेज 0 कर देना है। तो हमारी जो डायरेक्शन रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलने वाले हैं। लूप नंबर 1 में KVL लगाते हैं, तो KVL ऐसा करते हैं, यूज ऑफ KVL इन लूप 1, ठीक है। प्रथम लूप में KVL लगाने पर देखिए कहाँ से शुरुआत करें, इस पॉइंट से कर लें, A से B जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, C, फिर जाएंगे हाँ जी, लूप कौन सा है, A B C H A, ठीक है। चलिए, तो A से शुरुआत करो। A से शुरुआत करोगे तो यहाँ पहुँचे, हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हमको क्या मिल रहा है, प्लस, तो लिखोगे प्लस E। फिर आप ऊपर की तरफ गए तो करंट जाती है प्लस से माइनस की तरफ, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस Z1 I1, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होता है, आप हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो आपने नेगेटिव कर दिया। करंट अब नीचे की तरफ जा रही है, तो हायर से लोअर की तरफ करंट जाती है, तो क्या मिलेगा अपन को, लोअर पोटेंशियल की मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, Z3, और करंट कितनी है जी, I1 माइनस I2 बराबर कुछ नहीं है, 0। Z1 I1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, Z3 I1 प्लस Z3 I2 बराबर 0। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, यहाँ I1 कॉमन निकाल दें, तो Z1 Z3 प्लस Z3 I2 बराबर 0। इन दोनों टर्म को उधर ले जाइए,
तो E बराबर कितना मिल गया, I1 Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 I2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 0 नहीं आएगा, इक्वेशन नंबर 1। 4 लूप सेकंड, देखिए चलिए केवीएल कहाँ से चालू करें, चलो ऐसा करते हैं सी से चालू कर लेते हैं। तो सी से हम जब आगे जाएंगे तो करंट जाएगी Z2 से होके प्लस से माइनस, क्योंकि हायर टू लोअर जाएगी, क्या लिखेंगे माइनस Z2 I2। फिर कहाँ जा रही है देखो, फिर नीचे की तरफ जा रही है प्लस से माइनस, क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है माइनस Z4, हाँ जी कौन सी करंट है उसमें, I2 माइनस I3। चलिए फिर हम ऐसे आए ऐसे आए ऐसे, अब हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रही है, तो हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा प्लस Z3, और करंट कितनी है इसमें I1 माइनस I2 बराबर 0। चलो कुछ सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस Z2 I2, हाँ जी Z4 I2 प्लस प्लस क्या दिखेगा Z4 I3, हाँ जी, और क्या है Z3 I1 माइनस Z3 I2 बराबर 0। तो देखिए हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हमको I1 की टर्म है कहीं, ये रहा Z3 I1, ओके। उसके बाद देखिए इसमें I2 की टर्म कहाँ है, इसमें I2 की टर्म माइनस कॉमन निकाल दें तो आपको मिलेगा Z2 और Z3 और Z4, ठीक है। एक टर्म इसमें I3 की भी है, तो I3 में क्या मिलने वाला है देखिए, I3 में आपको मिलेगा Z4, ठीक है, Z4 I3 बराबर 0। इस पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई यदि हम कर दें तो क्या मिलेगा, Z3 I1 प्लस I2 Z2 Z3 Z4 माइनस Z4 I3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, हाँ जी। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तीसरा लूप देखिए, तीसरे लूप में हम यहाँ देख लेते हैं, डी से शुरुआत करो भाई, प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस Z5 I3, फिर कोई नहीं है और घूम के वापस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम उल्टा जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ, तो प्लस Z4 और करंट कितनी है I2 माइनस I3 बराबर 0। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, Z5 I3 प्लस Z4 I2 माइनस Z4 I3 बराबर 0। हम I3 कॉमन निकाल दें माइनस वाला, तो ऐड 4 Z5 प्लस Z4 I2 बराबर 0, और माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो Z4 प्लस Z5 प्लस सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं पता लग जाएगा अभी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। तो हम इन तीनों चीज़ों में क्या चीज़ देख पा रहे हैं, देखो इसमें I3 की टर्म नहीं है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0.I3, बोलो लिख सकते हैं क्या। इसमें I1 की भी टर्म है, I2 की भी है, I3 की भी, इसमें I1 की नहीं है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो हमने तीनों लूपों के लिए 3 इक्वेशन निकाल दी। अब क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स बनेगी, देखो इधर ध्यान से। इस पे वोल्टेज कितना है E, यहाँ कितना है 0। हमने माइनस इसलिए लिया था क्योंकि देखो ये इक्वेशन क्या बन रही थी, इस टाइप की, हम चाहते थे कि इस पूरे को आप उधर लेके जाएं, तो हमको इक्वेशन दरअसल ऐसे देखने को मिले, ऐसे। हम माइनस इसलिए लिए थे, हम चाहते थे कि ये इक्वेशन उधर जाए तो हमको क्या देखने को मिले, बराबर 0। इससे क्या फ़ायदा होगा, हम इस तरह की मैट्रिक्स बना पाएंगे, E 0 0 बराबर, हाँ जी बराबर, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ से, Z1 Z3 और क्या है माइनस Z3 और क्या है 0। फिर देखिए माइनस Z3 क्यों आएगा, ये प्लस, हाँ जी
चलिए -Z3 क्या लिखेंगे, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और क्या है -Z4 यहाँ देखिए 0 उसके बाद क्या है, उसके बाद I2 का टर्म -Z4 है, इसका टर्म है Z4 प्लस Z5 मल्टीप्लाई बाई I1 I2 और I3। देखिए ध्यान से, इन तीनों इक्वेशंस को 1, 2 और 3 इस मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा सकता है और आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपको पहली इक्वेशन मिल जाएगी। तो कहने का मतलब तीनों लूपों की हेल्प से हमने ये मैट्रिक्स तैयार कर दी। तो ये जो मैट्रिक्स मिली है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा मैट्रिक्स या इम्पीडेंस मैट्रिक्स। बात आ रहा है समझ में? ये जो मैट्रिक्स मिली है जेड वाली, इसको क्या कहेंगे, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। हाँ जी, प्रतिबाधा मैट्रिक्स को शो कैसे करते हैं देखिए। डेल्टा जेड, इसका हमने सिंबल दे दिया और ये डेल्टा जेड के इक्वल है। तो जो प्रॉपर तरीका होता है वो होता है Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33। आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया। हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमको पता चलता है कि Z11 का जो वैल्यू है वो कितना है, Z1 प्लस Z3। Z12 का जो वैल्यू है वो है -Z3 और Z13 का जो वैल्यू है वो कितना है, 0। इसी प्रकार Z21 है वो कितना है, -Z3। Z22 जो है वो है Z2, Z3, Z4 और Z23 जो है वो इक्वल है -Z4 के। बात करें Z31 की, वो कितना है, 0। Z32 की बात करें तो -Z4 है। Z33 की बात करें तो वो कितना है, Z4 प्लस Z5। तो ये जो मैट्रिक्स है ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स है और इसका जो जनरल रूप है, जनरल फॉर्म जो है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई भी सर्किट दे तो आपका जो फॉर्म तैयार होगा वो इस तरह का तैयार होगा। और ये इतनी बड़ी मैट्रिक्स, मतलब 3x3 की जो मैट्रिक्स बनी है वो 3 लूप होने के कारण बनी है। यदि ये लूप 2 होते तो 2x2 की मैट्रिक्स बनती। ठीक है, तो उसके लिए कैसे लिखते, यदि हमारे पास 2 लूप होते केवल तो डेल्टा जेड जो आता वो कितना आ जाता या कैसे आता, Z11, Z12, Z21 और Z22 इस टाइप से लिखते। ठीक है, चलिए, क्योंकि उसमें इक्वेशन भी 2 ही बनती और 2 इक्वेशन के लिए आ जाता। हाँ जी, आप इसको लिख लें प्रॉपर वे में। पहले आपने वो लिखा होगा, उसके बाद ये लिखा है, फिर आप यहाँ आ गए, आपने ये लिख दिया। ठीक है, चलिए अब देखो मैट्रिक्स जो है उसका लास्ट रिजल्ट कोई नहीं निकलता। तो मैट्रिक्स का रिजल्ट निकालने के लिए हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे सारणिक के रूप में। ठीक है, चलिए कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो। कुछ कन्वर्ट नहीं करना, इसको ऐसे करके ऐसे, आप अगली लाइन में लिखना, आप भी ऐसे मत कर देना हमारी तरह ही, हम तो सर हैं, कर सकते हैं। चलिए, तो डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। क्योंकि डिटर्मिनेंट का क्या होता है, हम लास्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप जानते होंगे वैसे, Z11 ये बंद हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, Z22 माइनस Z33, सॉरी Z22 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, Z33 से माइनस Z23 और Z32, फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे माइनस Z12 और ये बंद हो जाएगा, Z21, Z33 माइनस
Z23 और Z31, एक और आएगा Z13। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, ये बंद हो जाएगा, Z21 Z32 माइनस Z22 Z32। तो इस टाइप से हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि सर कैसे सॉल्व होगा, लेकिन जब आपको वैल्यू दी जाएंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएंगी, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। हम न्यूमेरिकल करवाएंगे भी, रिलैक्स रहिए। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई डेल्टा जेड की सॉल्व होके। किसकी वैल्यू है हम ये नीचे लिख देते हैं, यदि नहीं दिख रहा है तो डेल्टा जेड की वैल्यू है भाई, सॉल्व होके आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रतिबाधा मैट्रिक्स से इस सर्किट में जो करंट है I1 I2 I3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जिस तरह हम कैलकुलेट करेंगे उस तरीके का नाम जो है वो है क्रैमर रूल। ठीक है, चलिए आप फटाफट इसको लिख लीजिए। हाँ जी, देखिए अब हमारे पास जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, इम्पीडेंस मैट्रिक्स है, उसकी हेल्प से हम कैसे करंट निकालते हैं सर्किट की, I1 I2 I3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिसको हम क्रैमर रूल भी कहते हैं। तो देखो I1 निकालने का जो तरीका है, ध्यान रखना, पहले आप देख लें फिर नोट करें, पहले देखें अच्छे से, कोई लिखेगा नहीं। I1 जो तरीका है वो है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा जेड। डेल्टा जेड तो आपको समझ आ गया होगा क्या है। डेल्टा जेड का मतलब ये है कि अभी आपको जो सॉल्व करके तरीका बताया था, इक्वेशन आई थी, वो डेल्टा जेड है। लेकिन डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 देखो क्या है। डेल्टा 1 यदि आप E, हमारे पास क्या था इसमें E था, तो E00 को यदि इसकी पहले कॉलम के साथ आप रिप्लेस कर दोगे, E00 को रिप्लेस कर दोगे पहले कॉलम के साथ, क्या आ जाएगा 1 2 1 3, हाँ जी 2 1 2 3, सॉरी 2 2 2 3 3 2 और 3 3। ये क्या कहलाएगा आपका डेल्टा 1। और इसको सॉल्व करने के बाद आप वैल्यू रखोगे, डेल्टा जेड को सॉल्व करोगे जैसा तरीका बताया था, आपका आंसर क्या आ जाएगा I1। चलो I2 कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें। I2 इसको हटा देते हैं, आप समझ ही गए हैं क्या व्यवस्था है। देखिए ज़रा, I2 निकालने का क्या तरीका है जी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड। और डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 क्या होगा, देखो ध्यान से, डेल्टा 2 होगा Z12 को नहीं छोड़ना, Z21 को नहीं छोड़ना, Z31 को नहीं छोड़ना। अब 2 निकाल रहे हैं तो दूसरे कॉलम की जगह रिप्लेस कर दो, कर दिया। यहाँ क्या आ जाएगा 1 3, यहाँ 1 3 ओके, यहाँ 2 3 और यहाँ 3 3। आगे बात समझ में। चलिए सिमिलरली क्या करेंगे, I3 निकालेंगे। I3 क्या है, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा जेड। और यहाँ जो डेल्टा 3 है उसका वैल्यू क्या होगा बताओ। हाँ जी, Z12 लिखेंगे, Z21 लिखेंगे, नहीं नहीं यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, जो बैटरी का पार्ट है ना, आप उसको दूसरे तीसरे पहले के अकॉर्डिंग कॉलम से रिप्लेस कर दो। यहाँ क्या आएगा 2 1, यहाँ क्या आएगा 3 1, यहाँ 2 2 और यहाँ 3 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और डेल्टा 3 की वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह हम I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो तरीका है ये कहलाता है क्रैमर रूल। ठीक है, हाँ जी। अब हम 2 के लिए भी देख लेते हैं। हमारा 3 लूप का आया तो फिर ये लगाते हैं, और 2 लूप का आ जाएगा तो फिर ये डेल्टा जेड बनेगा। तो इसके लिए कैसे हम डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे या करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए I1 बराबर लिखेंगे इसी के लिए भी डेल्टा 1 डेल्टा जेड। डेल्टा जेड तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा, क्या वैल्यू आएगी इसकी, डेल्टा जेड 1 1 2 2 माइनस 1 2 और 2 1। तो ये सॉल्व करने के बाद डेल्टा जेड आ जाएगा। तो यहाँ तो ये लिख सकते हैं डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 होगा, डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ठीक है, E0 Z12 Z22, ठीक है, यदि आपकी बैटरी E और 0 है। इसी प्रकार I2 निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड, और डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, Z11 Z21 E और 0।
हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन ये बहुत इजी है। एक न्यूमेरिकल करेंगे, पहले ऐसा करेंगे, छोटा करेंगे 2 लूप का, फिर 3 लूप का करेंगे, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन लगाइए भाई। लूप कितने हैं इसमें? लूप इसमें 2 हैं, लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2। तो लूप नंबर 1 में यदि करंट I1 है, यदि यहाँ करंट I1 है तो यहाँ I2 चली जाएगी, तो कितनी बचेगी? I1 माइनस I2। तो इसमें हम ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे चलेंगे। KVL यही कहता है, एक ही डायरेक्शन में चलना है। तो लूप नंबर 1 में हम लगा रहे हैं KVL। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो +8 लिख दिया। उसके बाद हम जा रहे हैं तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। अगला वाला साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा? Z1 I1, तो Z1 का सीधा 4 × I1 लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वही पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव सिचुएशन प्राप्त होगी। तो -4 I1 माइनस I2 बराबर 0। पूरे में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 2 I1 माइनस I2 बराबर 0। 2 I1 माइनस I1 प्लस I2 बराबर 0। 2 I1 प्लस I2 बराबर 0। अब ऐसा कीजिए, हमको इक्वेशन जो चाहिए वो कुछ इस टर्म में चाहिए। E बराबर Z11 I1, Z12 I2, Z13 I3 इस फॉर्म में चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम इसको इधर ले आते हैं। तो 2 बराबर 2 I1 माइनस I2 बराबर 0 लिख सकते हैं। 0 नहीं लिखेंगे, I3 का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया? 0 और I3। ज़रूरत नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि 2 ही करंट है तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरा लूप लगाओ, 2 के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ जी, दूसरा लूप में देखो कहाँ से चलें? यहाँ से चलते हैं। क्या मिलेगा? करंट जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, तो -2 ओम है, लेकिन I2 करंट है, तो I2 × 2। उसके बाद वापस जा रहे हैं, तो यदि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमको नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मौका मिल रहा है, तो वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो प्लस क्या लिखेंगे? Z3 कितना है? 4 ओम है, तो 4 × I1 माइनस I2 बराबर 0। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व। -2 I2, उसके बाद है 4 I1, फिर है 4 I2 बराबर 0। 2 हटा दो उसमें से। I2 प्लस 2 I1 माइनस 2 I2 बराबर 0। ऐसा करते हैं, इसको I2 देखो, यहाँ आ रहा है 2 I1 और यहाँ आ रहा है 2 और 3 I2 बराबर 0। इसको उधर लेके जाओगे तो 2 I1, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 0 बराबर -2 I1 प्लस 3 I2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। चलिए मैट्रिक्स तैयार करते हैं। मैट्रिक्स का फॉर्म क्या है? E1 E2 Z11 Z12 Z21 Z22, और यहाँ आप लिखोगे I1 और I2। तो चलिए, हमारा वोल्टेज कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 0 है। हाँ जी, Z11 देखिए, Z11 का मतलब होता है I1 के साथ। I1 के साथ कितना है? 2 माइनस से, यहाँ देखिए -2 और 3, और यहाँ पे हमारी करंट है। डिटर्मिनेंट यदि निकालें तो कितना आ जाएगा? देखिए, हाँ जी, 2 -1 -2 3। इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए? वैल्यू आ जाएगा 6 -2 = 4। ठीक है। चलिए अब क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे। तो करंट निकालने के लिए I1 बराबर ΔZ। ये क्या है? I1। ΔI कैसे कैलकुलेट करेंगे? ΔI होगा आपका इस रो की जगह
2 0 शिफ्ट कर दो, तो 2 0 -1 और 3। हाँ जी, सॉल्व कीजिए। 6 आ रहा है डेल्टा 1 का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे I1 बराबर 6/4 3/2 1.5 एम्पियर। आपने देखा होगा पहले भी हमारा आंसर यही आया था। ठीक है, चलिए बात करें डेल्टा 2 की, तो डेल्टा 2 सॉरी I2 की, तो I2 क्या होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड। डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे? डेल्टा 2 निकालने का तरीका क्या है, जो मैट्रिक्स आपकी मिली है Z12 Z22, ये रो हटा दो, इससे रिप्लेस कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा 2 -2 तो हटेगा नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 0। चलिए डेल्टा जेड क्या मिलेगा भाई, ये हो गया 0 और माइनस माइनस हो गया +4, तो डेल्टा जेड नहीं, ये डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 2 की वैल्यू 4 आ गई। यदि हम I2 कैलकुलेट करें तो 1 मतलब 4/4 आंसर आ गया 1 एम्पियर। चलिए तो हमारा 3/2 मतलब 1.5 से यहाँ करंट आ रही है और यहाँ हमारी 1 एम्पियर है, तब भी क्लियर हो गया था। अब 1.5 इधर है, 1 इधर से रही, तो इधर क्या मिलेगी 0.5 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब ये जो मेथड है हम लगा सकते हैं, इजी है और इसको क्रैमर रूल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं 3 लूप वाला नेटवर्क आपको दे रहे हैं, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, तरीका बताना है और फिर हमको आंसर बताना है कितना आएगा। ठीक है, चलिए